गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। एडुटेरिया पब्लिकेशन का फ्रेंड्स ये बुक है वॉल्यूम 1, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित ये बुक है और आज का जो सेशन फ्रेंड्स लेके आए हैं इसमें हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कवर करेंगे। टोटल 100 प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले का जो सेट नंबर 1 इसका हम लोग कवर किए थे, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इसमें कह रहा है कि शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए अंतिम जो मुगल बादशाह था वह था मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? सही हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर इसका देखिए बम्बई हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह बम्बई नौसैनिक प्रशिक्षण पोत INS तलवार में नौसैनिकों द्वारा शुरू किया गया था, जो कराची, मद्रास और कलकत्ता तक विस्तृत हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना एवं सरदार पटेल के आह्वान पर इस विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया था। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर VD सावरकर हो जाएगा, ठीक है। देखिए गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में 1899 में, कब? तो 1899 में VD सावरकर द्वारा नासिक में मित्र मेला का स्थापना किया गया था और मित्र मेला ही 1904 ईस्वी में अभिनव भारत संस्था के रूप में परिणत हुआ था। ये भी जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सतनामी विद्रोह निम्न में किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो ये हुआ था मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में किससे था? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। समिति सामान्य लोगों की सभा थी, जबकि सभा कुलीन या वृद्ध लोगों की संस्था थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है इसको देखते हैं। महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? सही हो जाएगा चतुर्थ संगीति में, ठीक है। चतुर्थ संगीति, बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में हुआ था और इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई थी, जिन्होंने महाविभास सूत्र लिखकर टीकाओं का संकलन किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये 22 से 23 अक्टूबर 1934 ईस्वी को बम्बई में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बी और सी दोनों बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में किस आंदोलन से था?
सही हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर निकाला था। बंगाल सरकार की तरफ से सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेजों के प्राचार्य को हिदायत दी गई थी कि उनके विद्यार्थी यदि स्वदेशी आंदोलन में शामिल होंगे तो उनकी संस्था बंद कर दी जाएगी। स्वदेशी आंदोलन ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया है इस सेट का उसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 10। इसमें है कि मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में कौन करता था। तो ये करता था मुस्दी। ठीक है, कौन करता था? मुस्दी करता था। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था। तो फ्रेंड्स ये चलाया गया था 1928 ईस्वी में। गुजरात के सूरत जिले में बारदोली तालुका में 1928 ईस्वी में किसानों ने सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन को चलाया था और इसी आंदोलन में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। सही है, बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए टोटल 7 व्यक्तियों को वर्ष 2025 में जो कि बिहार के हैं इनको पद्म पुरस्कार देने की घोषणा करी गई है। ठीक है, उनमें से एक है शारदा सिन्हा, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। दूसरा हो जाएगा सुशील मोदी, इनको भी मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। आचार्य किशोर कुणाल, मरणोपरांत इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर हेमंत कुमार जो है इनको भी पद्मश्री। विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज को पद्मश्री और भीम सिंह भवेश को भी पद्मश्री से नवाजा गया है। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है। सही है, कोरम की संख्या टोटल 9 होती है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 को द हेग जो कि नीदरलैंड की राजधानी है में हुआ था और इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है जिनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए किया जाता है और इसका कार्यकारी भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच है और इसमें कार्यवाही संचालन हेतु कोरम की संख्या 9 होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और अगले प्रश्न में कह रहा है कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। विश्व पशु कल्याण दिवस जो है ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष वी.एस. नायपॉल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इनको दिया गया था 2001 ईस्वी में। ठीक है, 2001 ईस्वी में वी.एस. नायपॉल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है। तो वह पुस्तक हो जाएगा गार्डनर। गार्डनर पुस्तक जो है फ्रेंड्स ये खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है बल्कि ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न में है कि सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या है। सही हो जाएगा M1। ठीक है, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप हो जाएगा M1। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। तो ये जर्मनी के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान। फ्रेंड्स याद रखना है दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का है और भारत विश्व में अकेले लगभग 24% दूध का उत्पादन करता है और भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ये भी जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें कह रहा है कि वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये पूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वैसी स्थिति होती है जिसमें एक समान वस्तु में बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि एल्यूमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडेल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? राइट आंसर इसका कनाडा हो जाएगा। ठीक है, कनाडा की सहायता से जो है इंडेल्को कंपनी की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया? सही हो जाएगा प्रोफेसर मीना चरना को। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल मीना चरंदा को जो है शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया? तो ये समझौता किया है म्यांमार के साथ। भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण सुरक्षित कर लिया है और यह भारत की समुद्री उपस्थिति को बढ़ाने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम है। यह ईरान के चबाहार बंदरगाह के बाद भारत का दूसरा विदेशी बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए म्यांमार सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो ये बनेगा दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया के बुसान नगर के तट पर दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर स्थापित होगा और तैरता हुआ शहर समुद्री जल स्तर में वृद्धि से खतरे में पड़े तटीय शहरों के लिए समाधान प्रस्तुत करता है। ये भी याद रखना। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 अप्रैल। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, 73वां संविधान अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था और इसे 24 अप्रैल, ठीक है, इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसी उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए? तो ये खोजे गए हैं तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे खोजे गए हैं? तमिलनाडु में खोजे गए हैं। ये ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही। लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। यह त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह पशु बलि निषेध के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अनिरुद्ध बोस को। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जो है यह भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1993 यानी कि 1993 ईस्वी में की गई थी। इसका उद्देश्य देश भर में ट्रायल कोर्ट और संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीशों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर बी अनिरुद्ध बोस बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था बेल्जियम में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बेल्जियम में हुआ था। दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम के ब्रसल्स में आयोजित हुआ था और इसका आयोजन परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एवं बेल्जियम द्वारा किया गया था और इसमें भारत सहित 30 से अधिक देशों और यूरोपीय संघ ने भाग लिया था। बेल्जियम ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो वह बने हैं गोपीचंद थोटाकुरा। अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के NS-25, ठीक है, NS-25 मिशन के लिए
चालक दल के हिस्से के रूप में जो है वह अंतरिक्ष यात्रा करेंगे। और गोपीचंद थोटाकुरा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, इसे भी जरूर याद रखिएगा। मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष की विशालता की खोज करना है और इस मिशन में 6 सदस्य शामिल है, टोटल 6। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 33। ठीक है, इस प्रश्न में कह रहा है कि किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा विल्किस मीर। ठीक है, विल्किस मीर ओलंपिक की जूरी सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला है और यह जम्मू कश्मीर की रहने वाली है फ्रेंड्स, ये भी जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत, मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका आयोजन किया गया है मालदीव में। ठीक है, भारतीय तटरक्षक जहाज समर्थ और अभिनव ने इसमें भाग लिया और इसका आयोजन मालदीव में किया गया था। इसमें बांग्लादेश पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था और इसका उद्देश्य है तीनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, दोस्ती मजबूत करना और आपसी परिचालन क्षमता में सुधार करना। ऑप्शन नंबर डी मालदीव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है। तो इसमें भारत को फ्रेंड्स तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, देखिए हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA जो है ये 703 यूनिकॉर्न के साथ प्रथम स्थान पर, जबकि चाइना जो है वो 340 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे, जबकि भारत 67 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर इसमें रहा है। और भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 2023 में 68 थी। ठीक है, कितना 68। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा। राइट आंसर इसका कैंसर हो जाएगा। ठीक है, कैंसर। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया और इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और इम्यूनो एसिटी के बीच आपसी सहयोग द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है। तो ये दर्जा मिला है श्रीनगर को। ठीक है, श्रीनगर को। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है। तो वह संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। ऑप्शन नंबर बी। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और ट्रंप द्वारा पद संभालने के पहले ही दिन उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी WHO से अलग होने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किए। ट्रंप के अनुसार अलग होने का सबसे बड़ा कारण WHO का कोविड-19 महामारी से ठीक से ना निपटना है। ट्रंप द्वारा अन्य बड़े फैसलों में पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होना, यूक्रेन समेत कई देशों की आर्थिक मदद रोकना, मैक्सिको सीमा पर आपातकाल लगाना एवं मादक पदार्थ गिरोहों को विदेशी आतंकी संगठन घोषित करना इत्यादि शामिल है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है। सही हो जाएगा इसका सोमपेन जनजाति। ठीक है, सोमपेन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सोमपेन जनजाति निवास करती है। सोमपेन जनजाति खानाबदोश शिकारी संग्राहक है जो अपने आप को आधुनिक दुनिया से अलग रखते हैं और इस बार सोमपेन जनजाति के 7 सदस्यों ने वोट दिया था। 2011 जनगणना के अनुसार इनकी कुल संख्या थी 229। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सोमपेन जनजाति जो है इसका सही आंसर होगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई कि जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए ये मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेटस वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ।
राइट आंसर इसका रोम हो जाएगा। इटली की राजधानी रोम में स्थित FAO के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 संपन्न हुआ। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया अमिताभ बच्चन को। राष्ट्र और समाज के लिए अच्छे काम करने वाले का लता दीनानाथ पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। और फ्रेंड्स 2024 ईस्वी में यह पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 43। प्रश्न नंबर 43 इसमें कह रहा है कि चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग जियोपार्डी। ठीक है, जियोपार्डी जो एक वर्ड है इसका सेम यानी कि समानार्थी वर्ड जिसे कहा जाता है उसको चूज करना है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेंजर। देखिए जियोपार्डी का अर्थ होता है खतरा। ठीक है, क्या होता है? खतरा होता है, जबकि डेंजर का अर्थ भी क्या होता है? खतरा ही होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस है 50 माइल्स, ब्लैंक दिया गया है ए लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे जो है फिल करना है। राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज हो जाएगा। 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। और नेक्स्ट है क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन। द डिसीजन वॉज टेकन बाय मी, सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। इसको क्या करना है? एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में दिया गया है। इसको जो चेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है आई टुक द डिसीजन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें है कि स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्वर्ग जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा घौ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में क्या होगा? नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में से क्या होगा? राइट आंसर नद जो है, देखिए ये नदी का क्या होता है? पुल्लिंग रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। अगला प्रश्न, जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा? तो इसके लिए सही शब्द हो जाएगा दुर्लभ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में फ्रेंड्स हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद है कि निम्न में कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? तो वह है क और ग। ठीक है, क और ग। देखिए दिए गए विकल्प में क एवं ग जो है ये अल्प प्राण है। प्राण अर्थात वायु की प्रयुक्ति के आधार पर व्यंजनों को अल्प प्राण एवं महाप्राण के रूप में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था अगस्त 1952 ईस्वी को। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ये अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर इनमें से सभी, ये सभी के सभी कथन जो है देख लीजिए यहाँ पे सत्य दिया गया है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, सही है। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, ये भी सही है। देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन हुआ था दिसंबर 1946 ईस्वी में। ठीक है, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो है वह दिसंबर 1946 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला जो प्रश्न होगा आप उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 54। ठीक है, और इस प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? किस अनुच्छेद के तहत?
तो ये दिया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी जो है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने। सही हो जाएगा टोटल 4 सदस्य। ठीक है, राज्यसभा के ऐसे 4 सदस्य रहे जो कालांतर में भारतीय प्रधानमंत्री भी बने थे। इनमें से पहला नाम है इंदिरा गांधी, दूसरा इंद्र कुमार गुजराल, तीसरा हो जाएगा HD देवगौड़ा और चौथा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे। तो वह थे कमल नारायण सिंह। ठीक है, कमल नारायण सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह थे। ये 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक 17 दिन तक जो है ये मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता। सही है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं बल्कि उपाध्यक्ष को, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। सही हो जाएगा गोंड। गोंड जो है ये वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि पहले स्थान पे जो है वह हो जाएगा भील जनजाति। ठीक है, भील जनजाति। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। वह कौन सा बंदरगाह है। तो वह है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 63। इस प्रश्न में है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। तो ये मिलते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि बांग्लादेश से सीमा संबद्ध भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन है। तो वह हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। ये यहाँ पे जो 6 राज्य दिया गया है फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश से जो है ये सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है हेलोफाइट। नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति को जो है हेलोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगले प्रश्न में कह रहा है, अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वह हवा हो जाएगा सीमुक। ठीक है, सीमुक इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, इसमें देखिए कह रहा है कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। तो वह है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है। एंथ्रासाइट कोयला जो है यह एक अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। देखिए फ्रेंड्स, अवसादी चट्टान जो है ये प्राकृतिक कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है नामीबिया में। ठीक है, कहाँ पे है, नामीबिया। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही।
अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? इसका सूत्र है K = C+273.15। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही हो जाएगा, इसका आयतन जो है वो बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न दिया है इसमें है, निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो वह घटना हो जाएगा विवर्तन। ठीक है, विवर्तन। जब प्रकाश एवं ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती है तो वे अवरोध के किनारे पर मुड़ जाती है और अवरोध की ज्यामितियां छाया में प्रवेश कर जाती है। तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की घटना को विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो वह राशि है त्वरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या हो जाता है? सही आंसर कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी कथन जो है ये सही दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह तत्व हो जाएगा मैग्नीज। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी, ये कथन जो है सत्य दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? सही हो जाएगा 2n⁻², यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये हो जाएगा सही आंसर। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे? तो इसमें 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसमें इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है +7। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है ठोस में द्रव के विलयन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केसिटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो यह टीन का अयस्क है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूहा मारने वाली दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का उपयोग जो है चूहा मारने वाले दवा के रूप में होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हो जाएगा, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी के अंतर्गत जो है फूलों का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत जो है फूलों की खेती का अध्ययन होगा। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत जो है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन होगा। और सिल्वीकल्चर के तहत जो है काष्ठी पेड़ों के संवर्धन का अध्ययन होता है, ये भी जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है, यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए किस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा? सही है इसका, देखिए 23 + XXY, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो वह भाग है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? इनमें से सभी। हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है देखिए इस क्वेश्चन का है सही आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा खसरा रोग, यहाँ पे पैरामिक्सोवायरस जो दिया गया ये सही सुमेलित। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, फ्लोएम ऊतक से खाद्य पदार्थों का संचारण पौधों के शरीर में किस दिशा में होता है? ये होता है ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशुद्ध रक्त। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? सही, मस्तिष्क की कोशिका, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा। ठीक है। मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो ये करते हैं मूत्रांग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर, फ्लूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं? तो ये सब के सब जो है संघ प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से जो मैथ का क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर टिक कर दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। 96 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा 97। देखिए 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 98 जो है सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद 99 का फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। और लास्ट जो क्वेश्चन दिया है इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो 500 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी यूज़फुल है फ्रेंड्स। ये सेट जरूर लगाइएगा इस सेट को, और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल जो है वो आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग इसमें से टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाया ये भी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।